जय हिंद बच्चों। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड चीजें हैं उसको अच्छे से ब्रीफली डिटेल में पढ़ा, क्योंकि वो आपको हर जगह आगे के यूनिट में, हर कॉन्सेप्ट में, हर रिएक्शन में उसका काम पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जीओसी खत्म हो गया। जीओसी कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा चलते रहता है। जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, नई रिएक्शन पढ़ेगी, तो वहां पर आपको जीओसी के कॉन्सेप्ट्स के काम पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीओसी को बार बार रिवाइज करना है। जब भी मौका मिले तो 2-3 इफेक्ट्स देख लिए, कुछ मैकेनिज्म वाला हिस्सा देख लिया, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देख लिया, सैटजेफ जेटसेफ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो सारी चीजें देख लिया, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स देख लिए, उन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लगाते रहे, क्योंकि जितना आप जीओसी को स्ट्रॉन्ग करोगे सब्जेक्ट आपका उतना अच्छा हो जाएगा और आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन और बेंजीन के बारे में। इतने टॉपिक हमारे सिलेबस में है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इतने टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने का तरीका जीओसी से थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हर रिएक्शन को आप लिखिए, हर चीज को आप नोट्स बनाइए। ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे ही कह पाता हूं, क्योंकि जब आपके पास लिखा हुआ होगा तो एक बार आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में फीड होगी वो चीजें, और जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी ग्रास्प हो जाएगा। मतलब आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी मेमोरी को बढ़ाएगी वो चीजें। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है अल्केन, एल्कीन्स, अल्केन के बाद बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। नंबर 3 पर हम बात करेंगे एल्काइंस के बारे में, और नंबर 4 जो हमारा यूनिट है हाइड्रोकार्बन का वो है बेंजीन। तो अल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये 4 टॉपिक हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको प्रिपेयर करने वाली केमिकल रिएक्शन, ये सब हमको स्टडी करना है। इनको अच्छे से बार बार लिखने के बाद बार बार रिकॉल करना है, बार बार मेमोराइज करना है, जिससे सभी चीजें दिमाग में फीड हो जाए। और यहाँ पे देखो मेन मुद्दा ये रहता है कि जैसे अब हम करेंगे क्या वो बता दें। तो जैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, ऑर्गेनिक में जितने रिएक्शन हैं उन्हीं रिएक्शंस पर हम काम करेंगे। लेकिन अब जैसे किसी रिएक्शन का एक ही एग्जांपल दिया है तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसके आपको 3-4 एग्जांपल करवाऊं, क्योंकि वो जरूरी भी है। कई बार ऐसा होता है कि उस टाइप का कोई रिएक्टेंट खुद ही क्रिएट करके उसका वैल्यू पूछ लेंगे या उसके बारे में पूछ लेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए परफेक्टली। तो इसलिए थोड़े से एग्जांपल्स ज्यादा करेंगे हम लोग, बस इतनी बात करेंगे। बाकी टू द एनसीईआरटी चलेंगे तो आपको बुक देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही बुक आपके लिए देख करके उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, है ना। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स को हम कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहले इन लैब्स मीथेन, ईथेन एंड मीथेन, ईथेन, बेंजीन। बेंजीन का भी प्रिपरेशन इसी मेथड से करते हैं, मीथेन, ईथेन, इसके साथ बेंजीन का भी लैब मेथड सेम है, इसलिए ले लिया मैंने इसको। इन लैब्स मीथेन, ईथेन एंड बेंजीन prepared by ड्यूमा मेथड। किस मेथड को यूज करते हैं? ड्यूमा मेथड को यूज करते हैं लैब में मीथेन, ईथेन और बेंजीन को बनाने के लिए। अब ड्यूमा मेथड में करते क्या है, इसकी बात करनी पड़ेगी कि ड्यूमा मेथड होती क्या है। तो देखो, व्हेन
सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज heated with सोडा लाइम। जब सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, वसीय अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड is heated with soda lime, then it gives methane, ईथेन, बेंजीन, फिनॉल भी बन जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देन इट गिव्स मीथेन, ईथेन एंड बेंजीन। ये इन तीनों का लैब मेथड भी है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद सोडा लाइम, यहां तक याद हो गया। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। ओके, अब बात करेंगे कि सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम, तो सोडा हम कहते हैं NaOH को, लाइम कहते हैं हम CaO को। इट इज कॉल्ड क्विक लाइम, अनबुझा चूना, क्विक लाइम इन अ रेशियो ऑफ 3:1। ये कंपोजिशन है सोडा लाइम का, ये कंपोजिशन है सोडा लाइम का। सोडा इज NaOH, लाइम इज CaO। अब इसमें एक कुछ चीज और पूछते हैं, वो बता देता हूं। फंक्शन ऑफ लाइम, लाइम क्या काम करता है। कई बार पूछ चुके हैं कि लाइम क्या करता है इसमें। तो अब देखिए जो रिएक्शन है उसी के बारे में सारी डिटेलिंग करनी है। फंक्शन ऑफ लाइम, एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर फ्रॉम गैसेस, गैसों से नमी को अवशोषित करता है, गैसों से नमी को अवशोषित करता है, मतलब प्योर गैस प्रोड्यूस करने का या ड्राई गैस प्रोड्यूस करने का काम करवाता है। मॉइस्चराइजर फ्रॉम गैसेस एंड स्टॉप द केमिकल रिएक्शन ऑफ NaOH फ्रॉम फ्लास्क को NaOH को गलाने से रोकता है। NaOH एक डेंजरस केमिकल है, वो फ्लास्क को भी गला सकता है, तो उस प्रोसेस को स्टॉप करने का काम भी लाइम करता है। तो ये बात हो गई देखिए अब सोडा और लाइम की। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, तो जहां पर पॉसिबिलिटी है वहां पे मैं आपको बताते चलूंगा कि इस रिएक्शन में आपको क्या करना है तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, रिमूव Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को निकालना है फ्रॉम रिएक्टेंट्स। डीकार्बोक्सिलेशन का ये रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की ये रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन की ये रिएक्शन है। तो चलो अब रिएक्शन पे चलते हैं। सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को हीट करना है सोडा लाइम के साथ, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस इज ओनली सोडा। लाइम के फंक्शन बताए मैंने आपको, ये लाइम। अब इसमें से क्या करना है, Na2CO3 को निकाल देना है, इतना काम करना है। तो Na2CO3 को जब आप रिमूव करोगे तो जितने कार्बन आपके फैटी एसिड सॉल्ट में थे उससे एक कार्बन कम वाला अल्केन बन जाएगा। और ये बना Na2CO3 रिमूव होने के बाद मीथेन गैस। तो ये मीथेन को बनाने का लैब मेथड। अभी 1-2 साल पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा भी था, आई थिंक 22 या 23 में इस क्वेश्चन को पूछा था। सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, सोडियम प्रोपेनॉइड भी बोल सकते हो आप इसको, सोडियम
प्रोपानोएट। तो जब सोडियम प्रोपानोएट यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा इथेन, C2H6 के साथ C2H6 के साथ Na2CO3 आपको मिल जाएगा। तो जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे तो मीथेन, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड यूज करेंगे तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा इथेन। सोडियम बेंजोएट C6H5COONA ये कंपाउंड है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, तो जब सोडियम बेंजोएट तो अगेन क्या ध्यान रखना है, Na2CO3 निकालना है। डी कार्बोक्सिलेट होगा कंपाउंड, एक CO2 निकलेगी मेन रिएक्टेंट से और ये बेंजीन के साथ आपको Na2CO3 मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है ये मीथेन, ईथेन और बेंजीन को लैब में बनाने का मेथड है। इससे फिनॉल भी बन जाता है, लेकिन फिनॉल की ये लैब मेथड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। जब हम लोग फिनॉल पे आएंगे ना तो वहां पे बात करेंगे। अगर हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट है COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड अगर हमारे पास है तो ये NOH के साथ हीट करने पर हमें जो प्रोडक्ट बना के देगा वो प्रोडक्ट होगा फिनॉल। तो फिनॉल भी बनेगा, बेंजीन भी बनेगा, लेकिन ये फिनॉल बनाने का लैब मेथड नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो मीथेन, ईथेन और बेंजीन को हम लैब में बनाते हैं बाय ड्यूमा प्रोसेस। व्हाट इज ड्यूमा प्रोसेस? Sodium salt of fatty acid is heated with soda lime. What is soda lime? Is a composition of Na2CO, NOH and CaO in a ratio of 3:1. Okay? तो ये ड्यूमा में इतनी बातें हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन पर। सेकेंड रिएक्शन हमारा बाय reduction of unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? एल्कीन और एल्काइन, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले से हम जाएंगे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। कैटालिस्ट यहां पे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कैटालिस्ट कौन कौन से हैं? निकल है, पैलेडियम है, प्लैटिनम ऑक्साइड को एज अ कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम ऑक्साइड को एज अ कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट ट्राइफेनाइल C6H5 होल थ्राइस T होल थ्राइस। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर भी कैटलिस्ट जैसा यूज होता है। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एंड रोडियम क्लोराइड। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम क्लोराइड का एक कॉम्पोजिशन कैटलिस्ट जैसा यूज होता है। इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट कहते हैं इसको, विल्किंसन का उत्प्रेरक। तो विल्किंसंस कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है इस केमिकल रिएक्शन में। तो इतने सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। हाइड्रोजनेशन के लिए इतने सारे कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उसको पहले बता दें, उसको लिख दें ताकि आपको ध्यान रहे। When nickel is used as
catalyst for reduction. Nickel is used as catalyst for reduction. The reaction is known as Sabatier-Sandrance reaction. The reaction is known as Sabatier-Sandrance reaction. तो जब निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा Sabatier-Sandrance रिएक्शन. क्या कहेंगे इसको? Sabatier-Sandrance रिएक्शन, स्पेशली फॉर निकल. जब निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तब. तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखेंगे इसको. अब देखो, जैसे मेरे पास इथाइलिन है तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोजन एडअप होती है. इस रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और ये बन गया इथेन. ठीक है. अगर मान लीजिए 2 ब्यूटीन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन एडअप होगी किन कार्बन के बीच जहां पर बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है जहां पर, और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ब्यूटेन. अगर मान लो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्टेंट है तो वो पहले जाएगा डबल बॉन्ड वाले में. अगर आप 2 बार लिख दो, 2H2 लिख दो तो सिंगल टाइम में आप कन्वर्जन कर सकते हो पूरा. वो अंडरस्टूड है कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में लेके जाएंगे ये कैटलिस्ट. तो ये कहलाएगा आपका Sabatier-Sandrance रिएक्शन, Sabatier-Sandrance अभिक्रिया. तो ये दूसरा मेथड हुआ अल्केन्स को प्रिपेयर करने का. Sabatier-Sandrance रिएक्शन ओनली व्हेन द निकल इज द कैटलिस्ट. अब एकदम स्पेसिफिक है तो ध्यान रखना है. अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर. तीसरा रिएक्शन फिर से रिडक्शन से रिलेटेड ही लेते हैं हम लोग. क्लेमेंसन्स रिडक्शन. क्लेमेंसन्स रिडक्शन. और क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन. आप बेसिकली ध्यान रखो, कार्बोनाइल कंपाउंड as a reducing agent, जिंक Hg concentrated HCl. जिंक Hg और concentrated HCl का यूज हम करते हैं as a reducing agent, अपचायक के रूप में यूज करेंगे. जिंक Hg concentrated HCl, ये याद करते हुए चलना है. क्लेमेंसन्स रिडक्शन. तो जो CO ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी. तो CO2CH2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ये है क्लेमेंसन्स रिडक्शन. देखो, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड as the reducing agent here is using the nascent hydrogen. acetaldehyde क्या बना के देगा आपको? यहां से देखो H2O निकला और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेसमेंट में आ जाएगी. तो ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन ने ले लिया. तो ये बन गया इथेन प्लस वाटर. इथेन प्लस वाटर. अब देखो, अगर एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन को हम एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन को हम एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं, फिर H2O बाहर, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे CH2 के साथ. तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3. अब क्या बन गया? प्रोपेन बन गया. अब क्या बन गया? प्रोपेन बन गया. तो एसिटाल्डिहाइड से मिला इथेन, एसीटोन से मिल गया प्रोपेन,
और भी बहुत सारे रिएक्टेंट इस रिएक्शन में आ सकते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कार्बोनाइल का ऑक्सीजन हटाना है जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, और क्या करना है 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है। अब देखो अगर मेरे पास बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड इज C6H5CHO इज द बेंजल्डिहाइड। फिर से H2O बाहर और 2H यहां पे आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे C के साथ। एक पहले से ही था, 2 और आ गए तो क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन कहते हैं इस कंपाउंड को, हम टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन कहते हैं। अब जैसे मेरे पास साइक्लोहेक्सानॉन है तो यही काम हम कर रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कि जो रिएक्शन हैं उनकी डिटेलिंग भी करनी है। तो ये H2O पास आउट, 2H एब्जॉर्ब, तो साइक्लोहेक्सानॉन से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सानॉन से साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो कुछ भी अगर जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिखता है तो सीधा सीधा काम करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देनी है। स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें पूछते हैं जो थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालें। अब जैसे मेरे पास डाइफेनाइल कीटोन है और हमें कैटलिस्ट दिख रहा है जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो हम क्या काम करेंगे, इसको एज अ वाटर रिमूव कर देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ के हम प्रोडक्ट लिख देंगे। तो संजय सर के साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ ताकि आपको सब कुछ बन जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है बच्चों, लेकिन बहुत सारे लोगों के लेक्चर मैं भी देखते रहता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेशन जबरदस्ती के डाले जाते हैं जिसका कोई बहुत काम आपके लिए होता नहीं है। तो सिंपल चीज़ें जब आती रहती है ना तो हमारे कॉन्सेप्ट वैसे ही इतने क्लियर हो जाते हैं कि कोई टिपिकल बात अगर आएगी तो आपको आसानी से बन जाएगी। कि क्या बन गया, डाइफेनाइल कीटोन से बन गया डाइफेनाइल मीथेन। प्रोडक्ट इज डाइफेनाइल मीथेन। डाइफेनाइल मीथेन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो हमको ध्यान क्या रखना है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देना है बस। और कैटलिस्ट ध्यान रखना है, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज द कैटलिस्ट। अब इस सीरीज में एक और रिडक्शन मेथड है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, वॉल्फ-किश्नर्स रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन भी कार्बोनाइल का ही रिडक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स reacts with हाइड्रोजाइन। अब चूंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो थोड़ा ऐड ऑन करेंगे चीजों को। हाइड्रोजाइन टू गिव इट्स हाइड्रोजोन। कभी ऐसा पूछ सकते हैं ना कि कौन से रिडक्शन मेथड से अल्केन नहीं बना सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ऐड ऑन जरूरी भी है। एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजीन टू गिव हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन्स जो कंपाउंड बनेगा उसको हाइड्रोजोन कहेंगे। ऑन हीटिंग, और इसे हीट करने पर, ऑन हीटिंग इट गिव्स अल्केन्स या हाइड्रोकार्बन समझ लीजिए आप। प्लेन अल्केन्स जैसा, अगर बेंजीन है तो अल्केन तो नहीं आएगा, बेंजीन है तो टॉलुइन आएगा, हाँ। तो देखो CH3
CHO, 2 स्टेप आएंगे मतलब इसमें। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला याद कर लो, NH2 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 इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। वाटर निकाल दो, remove water, now it is CH3CH double bond NH2। this compound is called hydrozone। किसका हाइड्रोजोन है ये? एसिटल्डिहाइड का। the reactant is acetaldehyde, तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। जब इसको मैं हीट करूंगा तो ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, मतलब 2 हाइड्रोजन आ गई यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3 के साथ इथेन, और N2 गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। N2 गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, N2 गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो ये बना हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन। हीट करने पर वो चले गया अल्केन में, हीट करने पर वो चले गया एल्केन में। इसको कहते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, जैसे मान लो मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, कोई भी रिएक्टेंट जिसमें CHO ग्रुप आपको कार्बोनाइल मिल रहा है, ये है मान लीजिए मेरे पास बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड से जाओगे, द फर्स्ट इंटरमीडिएट इज बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, NH2। ओके, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अब जब इसका N2 निकालोगे तो बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन एड अप हो जाएगी, एक पहले से थी, 2 और आ गई, तो बेंजीन के साथ CH3, इट इज कॉल्ड टॉलुइन, तो ये बन गया टॉलुइन। तो हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजोन को हीट करने पर टॉलुइंस बनेंगे, ये ध्यान रखना है, और इसको कहते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो रिडक्शन के बाद अब हम लोग बात करते हैं वॉर्ज रिएक्शन पर। हैलाइड से कन्वर्जन है ये वॉर्ज रिएक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वॉर्ज रिएक्शन। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी बहुत सारे इसके सिमिलर नेम वाले पार्ट भी हैं, तो उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है, चीजें आगे पीछे रहती है, कुछ हिस्सा उसका हैलाइड में ले जाके जोड़ा है, तो पहले से एक बार पढ़ा रहेगा तो वहां रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो बात करते हैं वॉर्ज रिएक्शन की। अब वॉर्ज रिएक्शन में देखो क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ, या 2 मॉलिक्यूल्स आप भी कह सकते हो आप, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप। अब इसकी कंडीशन डाल दिया कि जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो आइडेंटिकल रहने चाहिए। मतलब मिथाइल है तो दूसरा वाला भी मिथाइल, इथाइल है तो दूसरा वाला भी इथाइल। 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप, with identical alkyl group reacts with sodium metal, reacts with sodium metal in presence of dry ether, solvent है ये इसका, in presence of dry ether to give alkane, तो 2 मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड के जिसके अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो अल्केन बनाते हैं, तब वो अल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन पर, इस केमिकल रिएक्शन की डिटेलिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मिथाइल आयोडाइड तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, तो मैं आपको फ्री रेडिकल के जैसे ही फॉर्मेट में लिख के देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बने थे, ताकि इंटरमीडिएट कभी पूछें तो आप कर पाओ। अब कुछ नहीं करना है, देखिए सोडियम और आयोडीन,
सोडियम आयोडाइड को ये दो फ्री रेडिकल से कट करके जोड़ देना है। दो मिथाइल फ्री रेडिकल मतलब जिनकी एक एक वैलेंसी फ्री थी, उन्होंने अपना एक बॉन्ड शेयर करके बना लिया, तो ये बन गया इथेन। दो कार्बन दो अल्काइल ग्रुप का एसोसिएशन है, मतलब मीथेन तो इस रिएक्शन से बन नहीं सकता है, ये ध्यान रखना। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, तो एक नोट लगा लेंगे, है ना। अब देखो अगला C2H5I ट्वाइस ऑफ Na C2H5I, दो इथाइल आयोडाइड, दोनों इथाइल फ्री रेडिकल जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन बन जाएगा और 2Na बाहर निकल जाएगा, 2Na बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब फ्री रेडिकल्स मिलकर के एक नया बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मिलकर के एक नया बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो मोड चेंज करना है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया 2-क्लोरोब्यूटेन को चेंज करो, चेंज कर सकते हैं हम 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन में, तो कैसे कर पाएंगे। ये है 2-क्लोरोब्यूटेन, ओके, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, तो हमको पता चल गया है मैकेनिज्म, हम सीधा सीधा प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 2-क्लोरोब्यूटेन से 2,3-डाइमिथाइल हेक्सेन पे जाना था, तो हम आसानी से पहुंच गए। तो कन्वर्जेंस में भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं इन रिएक्शन के। तो 2-क्लोरोब्यूटेन अगर लोगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये है वर्ज रिएक्शन, जहां पर हम दो एल्काइल हैलाइड जिसके एल्काइल ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं को यूज करते हुए एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक बार इसका एक ऐसा मोड आया, देखो जैसे आपके पास यहाँ पर आयोडाइड है, यहाँ पे आपके पास ब्रोमाइड है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ लिखते विखते नहीं है ज्यादा, है ना। सोडियम मेटल ड्राई ईथर, तो हमने क्या किया, हमने जो काम किया था वो क्या किया, हैलाइड्स को हटाया और जो फ्री रेडिकल बचे थे उनके उन दोनों फ्री रेडिकल्स ने क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया। तो हैलाइड्स को हम रिमूव करेंगे और जो फ्री रेडिकल है उसके बीच क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा, ये इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा। तो ये है वर्ज रिएक्शन, कई बार क्या होता है रैंडम सा डायग्राम बना देते हैं, कभी देखा नहीं तो दिक्कत होती है, इसलिए जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, वर्ज के बाद हम आएंगे मिक्स्ड वर्ज पे, मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन, मिश्रित वर्ज अभिक्रिया। अब मिक्स्ड वर्ज, जैसा मैंने शुरू में ही आपको हिंट किया कि जो रियल वर्ज है उसमें जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। अब अगर अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट टाइप के हैं तब क्या होगा, व्हेन अल्काइल ग्रुप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स देन व्हाट हैपेंस। तो देखो क्या ध्यान रखोगे, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide with different kind of alkyl group, जिसके अल्काइल समूह अलग अलग प्रकार के हैं, लाइक मिथाइल, इथाइल,
मिथाइल प्रोपाइल इस तरीके के। 2 moles of alkyl halide with different type of alkyl group when reacts with sodium metal, when reacts with sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether, then it gives mixture of compounds, और इसमें दिक्कत क्या होती है, जो मिक्सचर होता है केन्स का, इनके बॉइलिंग पॉइंट एकदम क्लोजर होते हैं, तो सेपरेट करने में बड़ी मुसीबत होती है। तो कोई भी ऐसी चीज बनाना नहीं चाहता है केमिकली जिसको सेपरेट करना आसान ना हो, देन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, can't be easily separated, जिसे आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, can't be easily separated, so it is not a good reaction or suitable reaction, so it is not a good reaction, ये लिख देगा एकदम सिंपल हिंदी, not a good reaction। तो वर्ड्स में डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप को कंबाइन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा और उस मिक्सचर को अलग अलग करना आसान नहीं होता है। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो 2 अल्काइल हैलाइड जिसके अल्काइल ग्रुप्स कैसे हैं, अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पे बोर्ड पे देखोगे तो आपको लगेगा एक तो लिखा सर ने, लेकिन क्या जब हम प्रैक्टिकली कंपाउंड मिलाएंगे तो एक मॉलिक्यूल पकड़ के थोड़ी मिलाते हैं, ढेर सारे रिएक्टेंट को मिलाएंगे ना भैया। तो जब हम रिएक्टेंट्स मिलाएंगे ढेर सारे, तो बहुत सारे किसी सिस्टम में, मान लो किसी कमरे में आपने 2000 मिथाइल फ्री रेडिकल को बंद करके रखा है और 2000 इथाइल फ्री रेडिकल को बंद करके रखा है। तो जब ढेर सारे मिथाइल और इथाइल फ्री रेडिकल को आपने बंद करके रखे हैं, तो उनके टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, अब ये देखना पड़ेगा। तो अगर मिथाइल इथाइल से टकराया तो प्रोपेन बनेगा, मिथाइल इथाइल से टकराया तो प्रोपेन बनेगा, मिथाइल मिथाइल से टकराया तो ईथेन बनेगा, और अगर इथाइल इथाइल से टकराया तो ब्यूटेन बनेगा। तो देयर इज 3 पॉसिबिलिटी, कोई सा भी मिक्स्ड फॉर्ज होगा उसमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसे मिथाइल इथाइल लिया हमने, तो हमारे पास प्रोपेन, ईथेन और ब्यूटेन 3 गैसेस का मिक्सचर बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फॉर्ज रिएक्शन, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फॉर्ज रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फॉर्ज रिएक्शन इज not good, not suitable for combination of different kind of alkyl group because the product is formed having closer boiling points and can't be easily separated is the logic। अगला इसी नाम से वर्ड्स के बाद आया वर्ड्स फिटिक। अब देखो सबके नाम वर्ड्स जैसे ही हैं, कभी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए सब एक साथ कर लेते हैं। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन एक बार हाइलाइट में और कर लेंगे तो रिकॉल हो जाएगी। Wadge-Fittig reaction. What happens in Wadge-Fittig? 1 mole aromatic halide, 1 मोल aromatic रहेगा, ये कंपल्सरी कंडीशन है। 1 मोल aromatic halide and 1 मोल aliphatic halide, 1 मोल aromatic halide and 1 मोल aliphatic halide। Aliphatic halide again reacts with sodium metal, reacts with sodium metal in presence of dry ether, again
in presence of dry ether to give अल्काइल बेंजीन बना के देगा। एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है, तो क्या बना के देगा? अल्काइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। इट फॉर्म्स अल्काइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। तो ये कहलाएगा वार्जफिटिक। अब देखो, जैसे मेरे पास क्लोरोबेंजीन है या आयोडोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन विद सोडियम मेटल, मतलब अगर आप बार बार इसको देखते चलोगे, जैसा मैं पढ़ाते चलता हूं, तो आप बार बार रिकॉल करते चलो उन चीजों को, फिर नोट्स में लिखने के बाद एक बार अच्छे से देखो, बार बार रिकॉल करो, तो कैसे याद नहीं होगा भाई? क्यों याद नहीं होगा? इंसान ही तो सब कुछ चीजें याद करता है। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन बन जाएगा। मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन बन जाएगा। ये कहलाएगा वार्जफिटिक। There is the compulsory condition, 1 mole of aromatic halide and 1 mole of aliphatic halide। तो ये कहलाएगा वार्जफिटिक। अब इसी के जैसा नाम वाला एक रिएक्शन और है, तो उस पे भी बात कर लेते हैं। वार्जफिटिक के बाद फिटिक, फिटिक्स रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन क्या होती है? What is the Fitig reaction? 2 moles, दोनों आइडेंटिकल, 2 moles of aromatic halide, 2 moles of aromatic halide, 2 moles of aromatic halide reacts with sodium metal in presence of dry ether to give डाइफेनाइल। अगर 2 एरोमेटिक सिंपल है, 2 फेनाइल ग्रुप है, तो सीधे सीधे डाइफेनाइल बन जाएगा। तो गिव प्रोडक्ट पे लिख देते हैं। देखो कैसे आ जाएगा? 1 of the phenyl chloride or chlorobenzene, another molecule of chlorobenzene. So here is the 2 molecules of chlorobenzene, और दोनों ने फिनाइल फ्री रेडिकल दिए हमको, और ये फिनाइल्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। That 2 phenyl is combined to give diphenyl। क्या बन जाएगा? डाइफेनाइल। 2 फिनाइल ग्रुप, इट इज डाइफेनाइल। तो इतने सारे टाइप आपको ध्यान रखने हैं वर्ज रिएक्शन के अंदर। ये सब वर्ज रिएक्शन है। 2 मोल एल्काइल हैलाइड विद आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप इज द नॉर्मल वर्ज। अगर डिफरेंट काइंड के एल्काइल होंगे तो मिक्स्ड वर्ज। अगर एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक। अब बात करते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पर, और अगला रिएक्शन है हमारा फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हमको क्या ध्यान रखना है? तो अगेन 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halides with identical अल्काइल ग्रुप। यहां पे भी ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अल्काइल हैलाइड्स जो होंगे उसका अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए। 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड विद आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप रिएक्ट्स विथ जिंक इथेनॉल to gives alkane।
तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड जिसके अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं वो जिंक इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे अल्केन। इसको कहते हैं हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ये कहलाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, तो अल्काइल हैलाइड्स जो होंगे उनके अल्काइल ग्रुप कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। उनके अल्काइल ग्रुप कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप को कंबाइन करोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा और उसको सेपरेट करना आसान नहीं रहता है। तो यहाँ से आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा ZnI2। ओके, तो ये भी जो है वॉर्ज रिएक्शन के सिमिलर ही केमिकल रिएक्शन है, बस जिंक यूज हो रहा है सोडियम की जगह पे। तो मेटल का चेंज हुआ, सॉल्वेंट का चेंज हुआ, है ना। ये आ जाएगा ZnI2। 2 इथाइल फ्री रेडिकल जब आपस में मिलेंगे, 2 इथाइल फ्री रेडिकल जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा और ये ZnI2 आपका बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। ZnI2 बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, तो एक नोट लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे। डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप when different kinds of alkyl group, different kind of alkyl groups are taken, then it gives mixture of product. Different kind of alkyl groups are taken, then it gives mixture of product. So this reaction is also not suitable for combination of different kind of alkyl group. इसलिए इस अभिक्रिया में भी हम विभिन्न प्रकार के एल्किल मूलकों का समायोजन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको फ्रैंकलैंड से रिलेटेड ध्यान में रखना है। तो जैसा वॉर्ज रिएक्शन है वैसा ही फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। अब बात करते हैं एल्काइल हैलाइड से अल्केन पे जाने वाले अगले केमिकल रिएक्शन का। तो अगले केमिकल रिएक्शन में जो एग्जांपल आएगा वो है कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस। कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, कोरेहाउस का एल्केन संश्लेषण करने वाला अभिक्रिया कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट reacts with alkyl halide to give alkanes, dialkyl lithium cuprate alkyl halide के साथ रिएक्शन करके dialkyl lithium cuprate alkyl halide के साथ रिएक्शन करके बनाएगा कंपाउंड एल्केन। जैसे मैंने लिखा डाइमेथाइल लिथियम क्यूपरेट, तो डाइमेथाइल लिथियम क्यूपरेट या डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट जो है डाइमेथाइल लिथियम क्यूपरेट, इसको जो है गिलमांस रिएजेंट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। गिलमांस रिएजेंट, इट इज कॉल्ड गिलमांस रिएजेंट, इसको गिलमान अभिकर्मक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक तो कंपाउंड इसका फिक्स हो गया कि डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट रहेगा और एक रहेगा
एल्काइल हैलाइड, क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है इसमें, है ना। तो जो दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है इसका, जो दूसरा रिएक्टेंट है इसका, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा एक रिएक्टेंट तो हमारे पास फिक्स आ गया, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट। जैसे हमने मान लो यहाँ पे यूज कर लिया डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट, तो यहाँ पे आप मिथाइल आयोडाइड यूज कर सकते हो, इथाइल आयोडाइड यूज कर सकते हो, फिनाइल आयोडाइड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए निकल जाएगा लिथियम आयोडाइड, दोनों का एक एक रेडिकल कंबाइन करेगा तो प्रोपेन बन जाएगा। साथ में क्या निकल आया, लिथियम आयोडाइड आ गया, और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो कॉपर के साथ रिमेनिंग है, वन मिथाइल ग्रुप इज रिमेनिंग विद कॉपर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है इसमें, डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट प्लस फिनाइल आयोडाइड, तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ से लिथियम आयोडाइड निकल जाएगा और एक अल्काइल ग्रुप वहां से आ जाएगा, तो C6H5CH3 बन जाएगा, C6H5CH3 बन जाएगा, जिसको हम टॉलुइन कहते हैं। उसके साथ आ जाएगा लिथियम आयोडाइड और मिथाइल कॉपर कॉम्बिनेशन एक रिमेनिंग रहेगा। वो तो रिएक्शन कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, तो एब्जॉर्ब होते रहेगा, आगे बनता रहेगा। तो ये जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड को अल्केन में ले जाने की, इसको कहते हैं कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। तो ये एक रिएक्शन और आ गई। अब इसके बाद अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो है कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्वे का विद्युत अपघटन का अभिक्रिया, कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या ध्यान रखना है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम, salt of fatty acid, electrolysis of sodium or potassium salt of fatty acid give alkenes। अब ये इसका एडवांटेज देखे हमने लिया, एल्कीन्स एंड एल्काइंस तीनों चीजें यहाँ पे बनती है, तो हम तीनों को एक बार सीख लेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों हम बना सकते हैं कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से। तो अल्केन भी बनेगा, एल्कीन भी बनेगी और एल्काइन भी बनेगा। और क्या क्या बातें याद रखनी है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है आयंस का सेपरेट होना। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, जो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, वो है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने कहा सोडियम एसीटेट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग है दोनों जो हमारे आयंस हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो अलग अलग हो जाएंगे। दो कंडीशन रहती है, या तो एक्वस सॉल्यूशन में लो या फिर आप इसको मोल्टन स्टेट में लाओ। मतलब इसको पिघला दो। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सोडियम आयन बन गया और एसीटेट आयन बन गया। इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा इनसाइड द सेल होने वाला केमिकल रिएक्शन है, या अभिक्रिया सेल के अंदर होती है, मतलब जहां दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, कैथोड और एनोड। तो कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव पोल है, सोडियम पॉजिटिव कैथोड पे आएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, मेटालिक सोडियम बन जाएगा। अब बारी आई कि क्या मेटालिक सोडियम कैथोड पर एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम मेटल इज हाईली
रिएक्टिव। इसका जो ई नॉट वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो रहता है लगभग 2.71 वोल्ट के आसपास। और वाटर के लिए जो ई नॉट का वैल्यू है ये है -0.41 वोल्ट, -0.41 वोल्ट, जो कि दोनों की इंडिविजुअल रिएक्टिविटी को शो करता है। तो सोडियम मेटल इज वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू वाटर। तो सोडियम मेटल क्या काम करेगी, जैसे ही पानी में आएगी सोडियम मेटल तो NaOH बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। NaOH बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा सोडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा साथ में। ये बात हो गई। डिहाइड्रोजनेशन का भी पूछेंगे कहां पर होता है, किस पोल पर होता है, तो वो कैथोड पर होता है, ये ध्यान रखना है। डिहाइड्रोजनेशन किस पोल पर होता है, कैथोड पर होता है और साथ में NaOH बनता है। अब एनोड की रिएक्शन की बात करते हैं कि एनोड पर क्या होगा। तो सोडियम मेटल आया कैथोड पर, NaOH बना और फाइनली जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो डिहाइड्रोजनेशन का जो रिएक्शन है वो होगा कैथोड के ऊपर। अब बात करते हैं एनोड पर क्या हुआ। तो एनोड इज द पॉजिटिव पोल, मतलब एसीटेट आयन अपना काम एनोड पर करने वाले हैं। तो न्यूट्रलाइज होगा एसीटेट आयन पहले, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास वो दे देगा, तो चार्ज खत्म हो गया। अब बैलेंसिंग के लिए हमें 2 एसीटेट आयनों की जरूरत पड़ेगी जिससे प्रोडक्ट मिल जाए। तो एसीटेट आयन डीकार्बोक्सिलेट होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और 2 मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर के ईथेन बना देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो कभी अगर ये पूछते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन किस इलेक्ट्रोड पर होगा, तो वो इलेक्ट्रोड है एनोड। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, एनोड के ऊपर होगा, ये ध्यान रखना है। और डिहाइड्रोजनेशन कहाँ हुआ था, कैथोड के ऊपर हुआ था। तो अल्केन बनाने के लिए हमने सोडियम एसीटेट यूज किया, सोडियम प्रोपेनॉइट यूज करोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। मतलब अल्केन्स आसानी से कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कीन कैसे बनाएंगे। तो सेकंड देखो, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड इज टेकन, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड जब हम लेंगे, when sodium salt of succinic acid is electrolyzed, then it gives इथाइलिन। तभी आपको इथाइलिन गैस मिल जाएगी, then we'll get इथाइलिन गैस। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट CONA is the formula, CH2CONA is the formula, है ना, याद है, स्लोगन बताया था, ओ माय सच गुड एप्पल। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है, CH2COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव में ब्रेक करेगा, सोडियम मेटल आ जाएगी, यहां से आपके पास सोडियम प्लस आयन आ जाएंगे, एंड दैट सोडियम प्लस आयंस क्या करेंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे। सोडियम प्लस आयंस एट कैथोड टेकिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटालिक सोडियम। मेटालिक सोडियम के बारे में आपको पता चल गया है कि मेटालिक सोडियम वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। तो NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा कैथोड के ऊपर। यह है पहला स्टेप। कैथोड पे क्या हुआ उसकी बात की हमने। अब हमारे पास जो प्रेजेंट आयन है वो है सक्सेनेट आयन। जो प्रेजेंट आयन बचे हैं वो है सक्सेनेट आयन। तो CH2
COO CH2 COO नेगेटिव, ये है सक्सेनेट आयन। आगे चले तो सक्सेनेट आयन गेट न्यूट्रलाइज बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। सक्सेनेट आयन अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देंगे और अब वो न्यूट्रल हो गए हैं। नाउ हियर इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 निकल जाएगा और दो सक्सेनेट पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से था, फ्री रेडिकल आया तो एक बॉन्ड और बन जाएगा और यहाँ पे आपको दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो ये है एल्कीन्स को प्रिपेयर करने का मेथड, ये है एल्कीन्स को प्रिपेयर करने का मेथड। ये हमने बनाया एल्कीन्स। अब बात करते हैं एल्केन्स कैसे, एल्कीन्स हो गया, एल्केन्स हो गया, अब अल्काइंस कैसे बना सकते हैं। हाउ टू अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, मैलेइक एसिड या फ्यूमरिक एसिड भी ले सकते हैं, दोनों पे बनेगा। मैलेइक और फ्यूमरिक में क्या डिफरेंस होता है? मैलेइक इज द सिस फॉर्मेट ऑफ द कंपाउंड, वेयर फ्यूमरिक इज द ट्रांस फॉर्मेट ऑफ द कंपाउंड। मैलेइक सिस फॉर्मेट होता है जबकि फ्यूमरिक उसी कंपाउंड का ट्रांस फॉर्मेट होता है। तो CHCOONA अगर अभी हमने सिस फॉर्मेट में जमाया है तो इसका मतलब है ये मैलेइक एसिड है। अगर हम इसको 180 पे घुमा दें इधर की साइड तो वो हो जाएगा फ्यूमरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, दोनों पर एसिटालीन गैस बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये किया हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, CHCOO नेगेटिव, डबल बॉन्ड पहले से एग्जिस्टिंग है, CHCO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। अब आपको क्लियर है चीजें, कैथोड के ऊपर कौन जाएगा? सोडियम आयंस। सोडियम आयंस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और बन जाएगी मेटालिक सोडियम। ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे और बन जाएगा NOH के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, NOH के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये बात हो गई किस पोल की? कैथोड की। अब एनोड पर क्या होगा? तो मैलेट आयन आगे चलेंगे, मैलेइक एसिड का जो आयन है वो आगे मूव करेगा। CHCOO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CHCOO नेगेटिव। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज होंगे और न्यूट्रलाइज होने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये दो इलेक्ट्रॉन गए बाहर, ये पोल आपका टर्न आउट हुआ यहाँ पे। तो CH एक बॉन्ड फ्री रेडिकल बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल प्रोसेस होगा कहाँ पर? एनोड के ऊपर एसिटालीन गैस मिलेगी, एनोड के ऊपर एसिटालीन गैस मिलेगी। तो ये बात हो गई हमारी कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की। तो तीनों स्टेप्स, चूंकि बार बार न लिखना हो तो तीनों स्टेप्स हमने एक साथ लिखे ताकि आसानी से मिल भी जाए। नोट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाए। इसके बाद बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एल्केन में कैसे चेंज करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? RMgX is called Grignard reagent. RMgX is called Grignard reagent. RMgX को हम क्या कहते हैं? Grignard reagent कहते हैं। RMgX को क्या कहते हैं? Grignard
रिएजेंट कहते हैं। क्या खास बात होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये, कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, जहां पे मेटल कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ध्यान रखना है। RMGX is called Grignard reagent. Reacts with water, alcohols or amines जिसके पास भी हाइड्रोजन है मतलब देने के लिए, react with water, alcohol or amines to give alkanes जैसे कंपाउंड बना के देंगे। टू गिव alkanes इन विच, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इन विच मतलब लास्ट लाइन ध्यान रखना है, इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर equal to number of carbon atoms of Grignard reagent, उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होते हैं। जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट होते हैं उतने ही कार्बन का एल्केन यहाँ पे फॉर्म होगा, उतने ही कार्बन का एल्केन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो लास्ट लाइन ध्यान रखेंगे, तो बिना सॉल्यूशन किए हुए आंसर पे जा सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम अल्कोहल, वाटर या अमाइंस के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाता है कंपाउंड अल्केन, तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा अल्केन। देखो जैसे हमने कहा, चलिए अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, तो यहाँ से आपको आसानी से क्या मिल सकती है, यहाँ से आपको आसानी से हाइड्रोजन मिल सकता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ से मिल सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लीजिए मेरे पास अभी CH3MgBr है, तो मैग्नीशियम इज 2 पॉजिटिव, ब्रोमीन इज 1 माइनस, तो ओवरऑल चार्ज इज पॉजिटिव, तो कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन आयंस यहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीसीज होंगे, ये बात याद रखनी है। कार्बन आयंस यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी और कार्बन आयंस का कार्बन नेगेटिव चार्ज, नीडेड ओनली हाइड्रोजन, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, मीथेन मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट का मिल जाएगा MgBrO2H5, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मान लो मैंने ऐसा रिएक्टेंट लिया CH3NH2 मिथाइलामाइन और C2H5MgBr, तो आंसर हमें पहले से ही क्लियर है, उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इथेन। आंसर क्या होगा, इथेन। ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, यहाँ पे ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो एक H ले लेगा तो क्या मिल गया, C2H6 प्लस MgBrNH N मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मिल जाएगा इथेन, N मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मिल जाएगा इथेन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे कैरी ऑन करेंगे उसकी बात किया हमने। अब देखो एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे मेरे पास वाटर है, तो ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, C6H5MgBr phenyl magnesium bromide, here is the positive pole, here is the negative pole, क्या निकल के आ जाएगा, C6H6 is the product, क्या प्रोडक्ट आ गया, C6H6, तो बेंजीन यहाँ पे आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, साथ में Mg
Br और क्या मिल गया OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपको मिल जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे बेंजीन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है एल्केन्स को बनाने की। अब बात करते हैं अगले केमिकल रिएक्शन पर। और कौन सा रिएक्शन है? तो मेटल कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस भी अल्केन देता है, ध्यान रखना। तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। सब देखो कुल 4 कार्बाइड यूज होते हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कार्बाइड पे कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो ये 4 कार्बाइड्स है टोटल जहां पे आपसे बात कर सकते हैं। तो बेरिलियम कार्बाइड इज द Be2C। पानी डालने पर बेरिलियम कार्बाइड मीथेन गैस इवॉल्व करेगा, मीथेन गैस बनाएगा और साथ में BeOH का होल ट्वाइस। तो बेरिलियम कार्बाइड से मिलेगा मीथेन, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब इनऑर्गेनिक जैसा रिएक्शन है तो सीधे सीधे याद करेंगे, तो सीधे याद ही कर लीजिए ना, बेरिलियम कार्बाइड मीथेन, एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटालीन गैस बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड जो है एसिटालीन गैस बनाएगा और मैग्नीशियम कार्बाइड जो है प्रोपाइन बना के देता है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिटालीन गैस बनती है और ये प्रोसेस कॉमर्शियली यूज होता है आर्टिफिशियल ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस बनाएगा एसिटालीन गैस। मैग्नीशियम कार्बाइड इज Mg2C3। जब इसके अंदर हम वाटर से ट्रीट करेंगे इसको, जब इसको हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये बना के देगा आपको प्रोपाइन। क्या बना के देगा? प्रोपाइन बना के देगा और साथ में MgOH होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस बना के देगा। तो ये चारों कार्बाइड्स हो गए और ये आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए।